जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई 1 आधे मिनट तक शुरू करते हैं। आपने मेरे फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स वो यूट्यूब पे तो देखे होंगे। तो आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब एक जो यूट्यूब पे या इंटरेस्ट बेस्ड फ्रेमवर्क में जब लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं और एक एकेडमिक तैयारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब करनी हो तो उसमें क्या फ़र्क है? आज से हमने प्रॉपर जो सेकंड सेगमेंट है फ्रीडम मूवमेंट उसको शुरू करना है। इससे पहले जो आपकी अर्ली डेवलपमेंट्स हैं, प्लस रिफॉर्मर्स हैं, इनको हमने देखा था। तो आज से हम फिर फ्रीडम मूवमेंट को देखने जा रहे हैं। ये क्योंकि लेक्चर्स मेरे सारे अपलोड पड़े हुए हैं ऑनलाइन, तो वो आप इज़िली अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये जो फ्री लेक्चर्स एक इंटरेस्ट बनाने के लिए होती हैं। पेपर में जब आपने लिखना है तो आपको फिर एक ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में चीज़ें चाहिए। इस फ्रीडम मूवमेंट के पोर्शन के लिए जो आपकी 1906 से 1947 तक की है, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो हामिद खान की जो किताब है, आप सॉफ्ट फॉर्म में आपके ग्रुप में अपलोड होगी थी, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आज दोबारा अपलोड कर दूँगा। दूसरी केके अज़ीज़ की द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों किताबें आज लेक्चर के बाद मैं दोबारा अपलोड कर दूँगा। फ्रीडम मूवमेंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हमने एक ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में करना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीएसएस हो, चाहे वो पीएमएस हो, तो उसमें हमारे या कोई भी अगर हम और डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं, तो पहला जो टॉपिक जो आप जिसको कह सकते हैं कि जी रियल बिगिनिंग है आपकी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, वो है जी
शिमला डेपुटेशन, जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक से आपको अंदाजा हो भी जाएगा कि ये अब शिमला की जरूरत क्यों महसूस हुई, व्हाट वर द फैक्टर्स, व्हाट वर द कॉजेस कि हमें शिमला डेपुटेशन एज अ डेवलपमेंट वो नजर आती है। सही है जी, देखते हैं जी कि क्या इशू आ रहा है। सही है जी, फैक्टर्स को समझने के लिए हमें 1892 से 1906 की इंडियन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है। In 1892, British introduced Indian Councils Act. ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 का यार एक तो ये बड़ा मसला है। ड्यूरिंग क्लास ही मैसेज किए जाते हैं। आशा लिखते रहिएगा, नेट का कोई डिस्कनेक्ट हो गया तो ये चीजें आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कहीं नहीं मिलनी है। 1892 के एक्ट में इंडिया में काउंसिल्स रिफॉर्म्स, असेंबलियां बनी जो पहले भी थी, ऐसा नहीं पहले नहीं थी। गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय बीइंग द रूलर ऑफ इंडिया, और उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर के लेवल पर, कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया which happens to be Viceroy as well, सेम नाम है जी, गवर्नर जनरल Viceroy एक ही आदमी। एडमिनिस्ट्रेटिवली he is known as governor general, being the royal representative of crown, तो वो फिर हो गया Viceroy, बंदा एक ही है। Executive Council, there were 5 British in Executive Council, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स चलाएंगे गवर्नर जनरल के साथ मिलकर, 5 ब्रिटिश। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये लॉ मेकिंग बॉडी होगी इंडिया की, यहाँ पे कानून बनेंगे इंडिया के। प्रैक्टिस ये थी, जनरल प्रैक्टिस, कि लॉ तो लंदन में बनते थे, लंदन की पार्लियामेंट में। लंदन की पार्लियामेंट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या फॉर इंडियन अफेयर्स, उर्दू में मतलब वजीरे अमूरे हिंद, ये फिर इन लॉज को गवर्नर जनरल के पास भेजता था और गवर्नर जनरल फिर इनका नफाज कर देता था। तो अब ऐसा है कि एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, यही लॉ लंदन में बनेंगे, लेकिन गवर्नर जनरल के पास आएंगे और गवर्नर जनरल इस असेंबली के जरिए इनको दोबारा पास करवा लेगा, ताकि ये इमेज बने दैट इंडियंस की असेंबली ने लॉ पास किए। जब भी लॉ मेकिंग होती थी तो ये 5 ब्रिटिश इधर आ जाते थे, यानी ये मेंबर होते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ऑटोमेटिक यही 5 बंदे, सेम बंदे। इनके अलावा जितने भी और मेंबर्स होते थे उनके लिए जो वर्ड लेबल किया जाता था उसको कहते थे
additional members of Imperial Legislative Council. कुछ किताबों में एडिशनल मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह इंपीरियल एडिशनल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लिख दिया गया, जो कि गलत है। एडिशनल मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कितने होते थे? ये कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 16। कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 16। अब इंडियंस की असेंबली, आप कह रहे हैं कि इंडियंस ने बिल पास किया तो इसमें इंडियंस भी तो होंगे ना। तो ये तय हुआ कि 40% इंडियंस होंगे इस असेंबली एडिशनल मेंबर्स में से, और 60% वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, सरकारी ओहदेदार। अब वो सरकारी ओहदेदार को इंडियन भी हो सकता है, अंग्रेज भी हो सकता है, लेकिन सरकार के बंदे। सही है जी। क्लियर है? यानी कि इंडियंस बनेंगे 4 से 6, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6। बाकी सारे 6 से 10 ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो बिल तो इजीली पास गवर्नर जनरल करवा लेगा ना जी, क्योंकि मेजोरिटी तो 5 बंदे ये भी ब्रिटिश, फिर ये सरकारी ओहदेदार भी। इंडियंस तो बस नाम के हैं ना जी। लेकिन वाई 1892 इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो 4 से 6 इंडियंस हैं, ये इलेक्टेड होंगे जी। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर तो 1882 से बात शुरू हो गई थी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वगैरह में, लेकिन सेंटर के लेवल पर पहली दफा ये असेंबली डेवलप हुई। क्लियर है? समझ आती बात की? ओके। तो 1892 में जब ये बिल पास हुआ, तो 1892 में इलेक्शन हुआ। किसके लिए? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 1892 में कोई मुसलमान नहीं जीता। 1895 में 3 साल की असेंबली थी, 1 मुस्लिम, पहली दफा एक मुस्लिम जीत गया इलेक्शन, नवाब सलीमुल्लाह, ढाका से थे ये। फिर 1898 में इलेक्शन हुए, उन्हीं 4 से 6 सीटों के दरमियान कोई मुसलमान नहीं जीता। फिर 1901 में हुआ, कोई मुसलमान नहीं जीता। तो इस टाइम पीरियड में जो मुस्लिम लीडरशिप थी, मुस्लिम लीडरशिप डेलिब्रेट करना शुरू होगी कि यार सर सैयद ठीक कह रहा था, क्योंकि सर सैयद ने ही मुसलमानों को कहा था कि जी सेपरेट सीट्स आपकी होना जरूरी है। अगर सेपरेट सीट्स नहीं मिलती असेंबलियों में तो आप पॉलिटिक्स में शामिल ना हो। ये तो सर सैयद ने कह दिया हुआ था। सही है। सो इट वाज क्वाइट इजी कि मुस्लिम लीडरशिप के लिए ये सोचना कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। जॉब्स, यूनिवर्सिटी और बहुत सी दूसरी चीजें, इनकी तो जरूरत ही कोई नहीं, ये तो मिल जाएंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन जब तक पॉलिटिक्स में हम इंगेज नहीं होंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे।
किसी भी सूरत में। सही है जी। बात समझ आती है जी। सो ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि जिसने इनको कंपेल किया है कि हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उससे डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि भाई हमें भी कोई सेपरेट सीट्स दो ताकि हम भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ सकें। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों नहीं आ पा रहे थे? हाँ, इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न था, जाहिर है जिस वक्त ये 1892 में इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। पूरी दुनिया में ये 20th सेंचुरी में आ रही है, ये तो 19वीं सदी। तो फिर यहाँ पे वोटिंग पैटर्न क्या था? वोटिंग पैटर्न था नॉमिनेशनल इलेक्शंस, यानी कुछ ट्रेड यूनियंस, बार काउंसिल्स, लैंडलॉर्ड एसोसिएशंस, इनमें इलेक्शन होंगे सिर्फ। सही है जी। इन्हीं से जो जीतेगा तो वो आएगा ऊपर। पॉइंट इसके 65% तो हिंदूज थे इंडिया में, 10% अदर्स और 25% मुस्लिम्स, यानी 75% अदर्स, 25% मुस्लिम्स। और इसी लिहाज से फिर ये इन ट्रेड यूनियंस, बार काउंसिल्स वगैरह में भी ये कम थे, तो इलेक्शन हार जाते थे। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका इसलिए जीत गया क्योंकि वहां की लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बंगाल की, उसमें मुसलमान थोड़े से ज्यादा थे, तो इसलिए वो जीत गया। तो जनाब ये इशू था। नीचे प्रोविंसेस भी थे। उस वक्त के प्रोविंसेस में पंजाब था, बंगाल था, यूपी, सीपी, मद्रास, बॉम्बे, ये 6 सूबे थे जो ब्रिटिश के अंडर थे। पंजाब में मुसलमानों की आबादी कोई 50%, बंगाल में ये कोई 35 से 40%, यूपी में 14%, बॉम्बे में कोई 30% और इन 2 सूबों में लेस देन 10%। तो किसी सूबे में भी ये मेजोरिटी में नहीं थे, बिखरे हुए थे। नीचे सूबों में भी इलेक्शन होते थे और सूबों में भी इनका यही हाल था कि मेजोरिटी तो नहीं बना पाते थे। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये जरूरी है कि हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करें, उनको पूछें कि भाई हमारा क्या करना है। सही जी। इसी टाइम पीरियड में 1901 में एक न्यू प्रोविंस भी बात उसकी शुरू हुई, एनडब्ल्यूएफपी। लेकिन एनडब्ल्यूएफपी में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। मुस्लिम मेजोरिटी का सूबा तो बन गया, 80% मुस्लिम मेजोरिटी है जी सूबे में जब ये बना, लेकिन इलेक्शन कोई नहीं, तो कोई फायदा नहीं है इसका। लेकिन 1905 में बंगाल को डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, बंगाल के सूबे को डिवाइड किया गया। जब बंगाल का सूबा 1905 में डिवाइड हुआ, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल में
कोई 70% मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बन गई। वेस्ट बंगाल में ये 30% ही रहे मुसलमान। तो ईस्ट बंगाल एक सूबा मिल गया, एक रे ऑफ होप मिल गई कि चलो अब जब ईस्ट बंगाल की बारी आएगी ना जी, इसकी किसी यूनियन की बारी आएगी, यानी रोटेशन में होती थी, कभी किसी यूनियन की बारी आ गई, कभी किसकी, तो इसमें तो चलो हम जीत ही जाएंगे। बट व्हाट विल हैपन टू मुस्लिम्स लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? उनका क्या होगा जी? साथ में ये फियर भी था कि 1905 की जो पार्टीशन है बंगाल की, उस पर जनाब कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो। तो ऐसा ना हो कि ब्रिटिश ये बंगाल की पार्टीशन खत्म कर दें, तो हम तो फिर कोई मेजॉरिटी सूबा हमारे पास इलेक्शन वाला नहीं रहेगा। सही जी। सो ये वो तमाम फैक्टर्स जो इनको कंपेल करते हैं। अब प्रॉपरली इस कहानी के साथ अगर हम फैक्टर्स को मेंशन करें, तो ये एक बड़ा फैक्टर तो राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। कैसे हिंदू नेशनलिज्म जी? बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को काफी कैश किया हिंदू नेशनलिज्म की फीलिंग ने कि भाई ये तो हिंदू माता, गाय माता को तोड़ जिबा करने के मुतरादिफ है। कई लीडर उस वक्त के, बीजे तिलक, सही जी, बिपिन चंद्रा, कांग्रेसी लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम कंपेनिंग की कि मुसलमान अंग्रेजों के साथ मिल गए, बिकॉज मुस्लिम्स वर हैप्पी। ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान थे वो तो हैप्पी थे कि चलो शुक्र है हमें को सुबह मिला। ओवरऑल मुस्लिम लीडरशिप भी हैप्पी थी। सो अगर ये मुस्लिम हिंदू नेशनलिज्म बढ़ता रहा तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमें ब्रिटिश को बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के क्या प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन क्या है। सही जी। दूसरा बड़ा फैक्टर वो है लिबरल पार्टी। 1905 में यूके में लिबरल पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया, और लिबरल पार्टी ने इलेक्शन जीतने के साथ ही ये अनाउंस किया कि हम अपनी तमाम कॉलोनीज में रिफॉर्म्स करेंगे। और इंडिया भी कॉलोनी, तो ये भी एक उम्मीद है कि यार लिबरल पार्टी अपना नया गवर्नर जनरल भी लाएगी, नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी लाएगी, तो यार बात करते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी बातें तो मानो। नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले, MORLEY, मॉर्ले, नया गवर्नर जनरल भी इंडिया में आया, मिंटो। तो यार बात करो इनसे सो दैट कि हमारे मसाइल का हल निकले। ऑफ कोर्स फिर फैक्टर्स में 1892 का एक्ट भी आ गया कि इसकी जो एप्लीकेशन हो रही है जिस तरीके से, उसमें मुस्लिम्स के लिए नो सीट्स, कोई सीट्स नहीं है। फिर अब कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स आपको याद होगा, 1867 से हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। जितनी देर सर सैयद जिंदा रहा 1898 तक, तब तक तो ये कंट्रोवर्सी दबी रही। लेकिन एग्जैक्ट ईयर 1900 में हिंदी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलाउ कर दी गई, बना दी गई। तो ये भी फिर उर्दू के लिए और ओवरऑल मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए एक इशू है कि अंग्रेज को बताना पड़ेगा। फिर इसी तरह
1890s में बनारस में द हिंदू यूनिवर्सिटी बन गई, द हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मुस्लिम लीडरशिप का ख्याल था कि मुस्लिम्स के लिए भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये बताना पड़ेगा अंग्रेज को। सो ये वो मजमूई फैक्टर कि जिसने मुस्लिम लीडरशिप को कंपेल किया कि चलते हैं भाई ब्रिटिश की तरफ। तो फिर इसकी फॉर्मेशन, फैक्टर्स के बाद फॉर्मेशन, ये 35 मेंबर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, ये 1 अक्टूबर 1906 को ये मिले। सही। और ये हम लास्ट टाइम अराउंड भी लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये सब 35 के 35 ये लिंक्ड हैं विद अलीगढ़, अलीगढ़ मूवमेंट के साथ। कोई वहां का स्टूडेंट रहा है, कोई वहां टीचिंग करता रहा है, कोई वहां पर फंड्स देता रहा है, डोनेशंस देता रहा है, इन सब में। तो ये मिले गवर्नर जनरल को शिमला में। अब जब ये शिमला में मिले हैं तो इन्होंने वहां पे जो डिमांड्स की हैं अपनी, उनको हम फिर फीचर्स, पहले फैक्टर्स, फिर फॉर्मेशन, अब फीचर्स। तो पहली चीज तो इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसको प्रेज किया, तारीफें की कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे मुसलमानों को फायदा हुआ। ये पॉइंट अगर आप सर सैयद की थॉट के साथ मिलाएं तो वो कहता है ना, लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिश शो करो, लॉयल्टी शो करो, लॉयल्टी शो करोगे ब्रिटिश की तरफ तो तभी और ज्यादा बेहतर रिफॉर्म्स मिलेंगी। सही है जी। तो ये इन्होंने किया फीचर। अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होना है, क्योंकि कांग्रेस तो प्रोटेस्ट कर रही है, तो ब्रिटिश तो सोचेंगे ना जी कि कांग्रेस प्रोटेस्ट करी, चलो इंडिया में कोई ना कोई ग्रुप तो हमारे साथ है, तसल्ली होगी। सही है। तो ये तो अच्छी चीज है। फिर इन्होंने अपनी डिमांड्स की। इन्होंने डिमांड की जनाब हमारी अलीगढ़ जो हमारा MAO कॉलेज है, इसको अलीगढ़ में है तो इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी जाए। अंग्रेज बना सकते हैं, फंड दें, पैसे दें, जिस तरह बनारस यूनिवर्सिटी को पैसे दिए। सही है। तो हमें भी जनाब पैसे दें, फंड दें और यूनिवर्सिटी बनाए हमारी। यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमारी लैंग्वेज भी प्रमोट होगी, हमारा कल्चर भी प्रोटेक्ट होगा, हमारी आइडेंटिटी ओवरऑल मुस्लिम आइडेंटिटी महफूज होगी। सही है जी। फिर उन्होंने कहा जी जॉब्स भी दें हमें। अब हो क्या रहा था, मैंने लास्ट टाइम अराउंड भी आपको लेक्चर में बताया था कि फ्रांसिस रॉबिन्सन, इसकी किताब सेपरेटिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स, इसमें ये वाज़ह तौर पे लिखता है कि 19th सेंचुरी में मुसलमानों के लिए कोई अच्छी जॉब्स थी नहीं। पीएन बन जाओ, ठीक है जी, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ किसी भी सरकारी महकमे के, यानी बड़ी छोटी ऊपर गजटेड जॉब्स नहीं थी मुसलमानों के लिए। तो अब क्योंकि मुसलमान एजुकेटेड भी हो गए हैं, तो जनाब मेहरबानी हमें भी गजटेड जॉब्स मिलनी चाहिए, ताकि हमारे पे ये जो लेबल लग गया ना छोटे दर्जे की नौकरियों का, ये खत्म हो।
हम भी उतने ही आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके अंडर रह रहे हैं जितने बाकी लोग इंडिया में रह रहे हैं। तो हमें तो जनाब जॉब की सही है, लेकिन जो असल काम की चीज है वो तीन: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। किसी भी रियासत के यही तीन पिलर्स होते हैं ना, यही सतून होते हैं। तो शिमला डेपुटेशन में हमारी जाने वाली लीडरशिप ने इन तीन को बड़ा बेहतरीन तरीके से, यानी इतनी पॉलिटिकल जीनियस थी इस लीडरशिप की, एक विजडम था कि हमने असल में मांगना क्या। तो मुस्लिम जजेस अपॉइंट करो जी, ताकि मुस्लिम लॉ के मुताबिक मुसलमानों के केसेस सॉल्व हों। जितना मुस्लिम लॉ के मुताबिक केसेस सॉल्व होंगे, उतना जनाब मुसलमानों में ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई सेंटिमेंट्स है ना, वो खत्म होंगे। ये बड़ा जरूरी है जी, तो अंग्रेज इस चीज को समझें कि मुस्लिम जजेस लगाए। अच्छा, वैसा नहीं था कि मुस्लिम जज थे नहीं, थे, लेकिन कोई सेपरेट कोटा नहीं था, कोई कोटा नहीं था मुस्लिम जजेस का, बस जो बेहतर लगा उसको लगा दिया कभी कभी। तो जब ये मुस्लिम जजेस मांग रहे हैं, मतलब कि हमारा एक फिक्स्ड कोटा कर दो कि इतनी सीटों पे कितनी सीटें, ऐसी कोई चीज नहीं मांगी, बस आपकी मर्जी है सरकार, जितनी देनी है सीटें, जितने जज लगाने, लेकिन मुस्लिम जज लगाओ। एग्जेक्टिव, तो इंडिया की एग्जेक्टिव तो उसकी एग्जेक्टिव काउंसिल चला रही है, जिसमें 5 ब्रिटिश हैं, इसमें तो कोई भी इंडियन नहीं है। इसमें भी इन्होंने कहा जनाब मुस्लिम मेंबर एग्जेक्टिव काउंसिल में मेहरबानी उसको भी लाओ। कितने लाओ ऐसा कुछ नहीं कहा, बस इल्तजा की जितनी आपकी मर्जी है, लेकिन मुसलमानों का भी एग्जेक्टिव काउंसिल में कोई मेंबर होगा तो हमारी फिर राइट्स, तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेजिस्लेचर, टोटल नंबर लेजिस्लेचर में नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी, टोटल नंबर, ऐसी कोई बात नहीं की। मतलब महाराज आपका मुल्क है, जिस तरह मर्जी आप जितनी मर्जी सीटें अनाउंस करो। पीछे देखें आप, तो ये जनाब आपने 10 से 16 सीटें रखी हुई हैं एडिशनल, आगे उनकी तफरीक है। हमारी तरफ से आप 100 रखो, 200 रखो, 500 रखो, हमें इस पे कोई इतराज नहीं। लेकिन जनाब मुसलमानों की आबादी के तनासुब से ज्यादा मुसलमानों को सीट्स जरूर देना उसमें। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, इन एक्सेस टू देयर पॉपुलेशन। जितनी भी सीटें हों, हमारी आबादी अगर इंडिया में 25% है, तो असेंबली में हमारी सीटें मेहरबानी 25% से थोड़ी सी ज्यादा। यहां भी सीट्स नहीं मांगी, नंबर ऑफ सीट्स नहीं मांगी, 2 दे दें, 10 दे दें, 5 दे दें ना, परसेंटेज में बात की। आप कहते 2 सीटें दे दो, वो 100 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देते और आपको 2 सीटें दे देते, फायदा। तो उस असेंबली में हमारी 25% सीटें होनी चाहिए, 25% से ज्यादा। अच्छा, फर्ज कर लें कि ये पॉइंट अंग्रेज मान लें, तो इलेक्शन तो ऐसा है ना कि इलेक्शन जीत के आप आएंगे तो ये सीटें मिलेंगी ना आपको। जब इलेक्शन ही नहीं जीतेंगे तो ये सीटें खाली पड़ी रहेंगी। तो ये 6 पॉइंट्स एक तरफ, और एक पॉइंट ऐसा है जिस जो पलड़ा भारी कर देता है। असल यही पॉइंट है जो कि बेस है
मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट की। ये वही पॉइंट है जो सर सैयद ने अपनी जिंदगी में हाईलाइट किया कि इसके बगैर मुसलमान सियासत में हिस्सा ना लें, एंड दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कि जहां पर भी आप हमारी सीटें फिक्स करोगे ना जी, तो उन काउंसिल्स में, उन यूनियंस में जाहिर इलेक्शन तो उसी तरह चलना ना जी, नॉमिनेशनल इलेक्शन या वो तो नहीं हमने कहा कि आप बदलो। तो ये यूनियंस, काउंसिल्स, एसोसिएशंस जिनमें इलेक्शन होना है, जहां भी इलेक्शन होगा तो मुसलमानों की एक आधी दो सीटें हर जगह पर, एक इधर एक उधर एक उधर, मिला मिलू के जितना हमारा परसेंटेज बनना है। तो इन तमाम में ये प्रोविजन रखनी है दैट मुस्लिम्स विल वोट फॉर मुस्लिम्स। जब मुसलमान मुसलमान को वोट देगा तो जीतेगा कौन? मुस्लिम ही जीतेगा ना। कोई मुसलमान आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, मैं भी मुसलमान आप भी मुसलमान, एक सीट है, हम आपस में लड़ेंगे, बाकी 120-30 बंदे जो इस क्लास में वो वोटर हो जाएंगे। तो असेंबली में तो कम से कम मुसलमान पहुंचेगा ना जी। सही है जी। सो ये मुस्लिम वुड वोट फॉर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये सबसे बड़ा पॉइंट जो इसमें मांगा गया। ब्रिटिश का क्या रिएक्शन आया? ब्रिटिश रिएक्शन, ब्रिटिश रिएक्शन ये था कि लॉर्ड मिंटो जो कि गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसने इनको अप्रिशिएट किया, लेकिन उसने एक एडवाइस भी दी। एडवाइस ये थी कि ये जो भी रिफॉर्म्स हैं ये बेसिकली लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करनी, मैंने नहीं पास करनी, मैं आपको नहीं दे सकता ये चीजें। ये जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वो सही है जी। ये तो जो कुछ भी आप मांग रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देनी है, क्योंकि रिफॉर्म्स वहां से पास होके आनी है मेरे पास। तो आप लोग 35 पीपल आ गए हो, क्या आपकी कोई पार्टी है? क्या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? आपकी बातें मैं अगर भेज भी दूं लंदन तो समझ ही नहीं आनी किसी को। अपनी एक पार्टी बनाएं, अपनी एक ग्रुप बनाएं, उस पार्टी के फोरम से जब आप बातें करेंगे तो मैं बीइंग अ गवर्नर जनरल ब्रिटिश पॉलिटिक्स को समझता हूं। ब्रिटिश पॉलिटिक्स में अगर आप पार्टी नहीं है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आपकी बात को किसी ने वेट ही नहीं देना, किसी ने सुननी ही नहीं आपकी बात। सही है जी। सही है जी। यही वो बात है कि जिसका हमें फिर रिस्पॉन्स नजर आता है कि ये 1 अक्टूबर को गए 1906 और दिसंबर में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई। अब जो अगेंस्ट हैं मुस्लिम लीग के वो कहते हैं अंग्रेजों ने बनाई, तो ये एडवाइस थी भाई, उसने टेक्निकल लॉजिकल सी बात है, बनाई तो मुसलमानों ने। तो ब्रिटिश रिएक्शन जो है वो एक तो ये एस्पेक्ट, इसके बाद और भी ब्रिटिश रिएक्शन में और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो बाद में आएंगे। दूसरी तरफ हिंदू रिएक्शन क्या था? कांग्रेस ये समझती थी कि ये तो डिवाइड एंड रूल की गेम शुरू हो गई है, मुसलमानों को और हमें डिवाइड किया जा रहा है इंडिया में, ताकि ब्रिटिश पर कांग्रेस जो अपना प्रेशर एक पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में बनाए वो जायल हो जाए। सो ये बेसिकली डिवाइड एंड रूल की गेम खेल रहे हैं ब्रिटिश। और ये थ्रू आउट फ्रीडम मूवमेंट कांग्रेस और उसके हिंदू लीडरशिप यही समझती रही है कि तकसीम किया जा रहा है,
हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की बुनियाद पे, ताकि हम आपस में लड़ें और अंग्रेज फायदा उठाए। कांग्रेस का माउथ पीस अमृता बाजार पत्रिका उस वक्त के इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार, इसने जनाब बहुत ज्यादा अगेंस्ट लिखा इन 35 लोगों के। कांग्रेस का ही एक मेंबर 1906 में जिसने कांग्रेस को ज्वाइन किया, नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। इवन मोहम्मद अली जिन्ना क्रिटिसाइज्ड these 35 people कि ये कौन है, कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, क्या ये इलेक्टेड पीपल है। ओपन लेटर लिखा जिन्होंने अखबार में गुजराती जुबान में, ओपन लेटर कि ये हैं कौन 35, इनके तो नाम ही नहीं सुने कभी कईयों के। सो अगर मुसलमानों ने कोई डिमांड करनी भी थी तो उनके इलेक्टेड पीपल करते। ये जो क्रिटिसिज्म आया, ये इसलिए आया, इसलिए नहीं कि जिन्ना मुसलमानों के खिलाफ थे, इसलिए क्योंकि जिन्ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को समझते थे और वहीं से पढ़ के आए हुए थे, तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स का बड़ा छाप है जिन्ना पे। तो जिन्ना ने उसी तरह रिस्पॉन्ड किया जिस तरह मिंटो कह रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी कि कौन है ये 35 लोग, हम इनकी बात क्यों माने, क्या कोई पार्टी है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बात ही की जिन्ना ने। तो ये नहीं है कि जिन्ना ने मुसलमानों के खिलाफ था, टेक्निकल बात की जिन्ना ने। शायद जी मुस्लिम लीग बन गई, लेकिन मुस्लिम लीग के बनने के बाद ऑफ कोर्स कांग्रेस का रिएक्शन तो वही डिवाइड एंड रूल का था। असल जो इशू था, असल इशू तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन इसको कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि असल काम तो वहां पे कर। तो हम देखते हैं कि 1907 में फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच बनाई गई और लंदन ब्रांच के प्रेसिडेंट सैयद अमीर अली, इन्होंने फिर वहां पर मीटिंग्स की, नेगोशिएशंस की, बातचीत की। सही है जी। और इसका फिर इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो रिफॉर्म्स जो 1905 में लिबरल पार्टी ने प्रॉमिस की थी, वो 1909 में इंडिया में भी आ गई। उर्फे आम में इनको कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो गवर्नर जनरल, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बता दिया आपको। तो जब 1909 का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें, वही गवर्नर जनरल, वाइसराय, रूलर ऑफ इंडिया, वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंटर का देख रहे हैं, नीचे बाकी देखने की जरूरत नहीं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 ब्रिटिश पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन पहली दफा 1 इंडियन भी शामिल हो गया। तो ऑल्दो मुस्लिम तो नहीं, लेकिन ओवरऑल एक इंडियन। तो पहला इंडियन जो 1909 से 1910 तक रहा, उसका नाम है SP सिन्हा। और फिर दूसरा इंडियन जो 1910 से 1911 तक रहा, उसका नाम है सर इमाम अली। यानी इन वे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इंश्योर तो हो गई। जहां तक बात है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसकी सीट्स फिक्स कर दी गई 60। सही है जी, 60 सीटें फिक्स कर दी गई। 60 में से कहा गया कि 27 इलेक्टेड इंडियंस होंगे और 33 उसी तरह हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। पहले कितने इलेक्टेड इंडियंस थे 1892 में? 4 से 6 बस। अब कितने? 27। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, शिमला डेपुटेशन, फिर जाहिर है कांग्रेस भी तो प्रोटेस्ट कर रही थी ना। सो ये प्रेशर नजर आता है हमें कांग्रेस की तरफ से भी, फिर ये मुस्लिम लीग के बन जाने की वजह से कि सीटें बढ़ी। पहले 4 से 6 थी इलेक्टेड सीटें, अब 27 हो गई। इन 27 में से
21 सीट्स थी जनरल सीट्स, इस पे कोई भी लड़ सकता है, कोई भी compete कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है, कोई मुसलमान भी लड़ना चाहे लड़ सकता है, कोई हिंदू हो, कोई पारसी हो, कुछ भी, जनरल सीट्स ओपन फॉर ऑल। बट जो रियल विक्ट्री है मुस्लिम्स की, वो ये है कि 6 सीट्स ये मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई। यानी पूरे इंडिया में जब भी इलेक्शन होगा तो कुछ यूनियंस और कुछ बार काउंसिल्स, तो उनमें से 6 ऐसी होंगी जिनमें कोटा दे दिया जाएगा कि ये सीट मुसलमानों के लिए है, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, मुसलमान जीतेगा। यानी इंश्योर हो गया 6 बंदे मुसलमानों के असेंबली में जाएंगे। ऑफ कोर्स ये 25% से ज्यादा नहीं है, लेकिन चलो पहले की निस्बत तो तब्दीली आई। और जब 1909 के इलेक्शन हुए हैं तो इन्हीं 6 में से एक सीट पे जिन्ना साहब भी आए। अब जिन्ना उस वक्त कांग्रेस के मेंबर थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या शिमला डेपुटेशन, इसमें जाने वाले मुस्लिम्स जो हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने कभी ये डिमांड नहीं की कि हम एक खास सियासी जमात के लोग असेंबली में आए। उन्होंने कहा जी मुसलमानों के लोग आए, मुसलमानों के। तो ये फर्क नहीं पड़ता इससे कि कोई किस पार्टी का, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी और पार्टी का, कोई आजाद है, लेकिन 6 मुसलमान जरूर आए। हमारी सियासत ये, हमारी सियासत कोई पार्टी बेस्ड सियासत के तौर पे शुरू नहीं हो रही इंडिया में, ये मुसलमानों के राइट्स ओवरऑल प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही। क्योंकि ये जेन्युइन सी बात है कि कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो कांग्रेस की सीट पर जीत के आया हो, कांग्रेस की टिकट पे, वो किसी भी तरह का एंटी मुस्लिम लॉ तो पास करवाने में शामिल नहीं हो सकता ना जी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। सो 6 सीटें मुसलमानों की, सो एक बहुत बड़ी तब्दीली तो आई। तो इसकी फिर सिग्निफिकेंस क्या है इस शिमला डेपुटेशन के, जिसकी इंपॉर्टेंस इंपैक्ट भी हमें नजर आ गया। सिग्निफिकेंस ये है कि पहली दफा ऑफिशियली 2 नेशन थ्योरी की बेस पर हमने अपनी डिमांड्स सामने रखी, दैट वी आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई हमें अलग डिमांड्स चाहिए। पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड इंडिया में फील हुई, नजर आई। नीचे तो मौजूद थी, लेकिन आईनी तनाजुर में पहली दफा नजर आ गई। इसको बिगनिंग कहा जाता है जी ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। इससे पहले लोग जो भी एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, इसी को कहा जाता है। सही। फोकल पॉइंट बन गया जी ये शिमला डेपुटेशन फॉर मुस्लिम्स। यानी जितनी भी आगे डेवलपमेंट्स हैं, कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिमला डेपुटेशन को मुस्लिम्स ने इससे डिविएट किया हो, कभी नहीं किया। हाँ, एक आधी डेवलपमेंट है जिन्होंने, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो हम देखेंगे जब उस इवेंट पे जाएंगे। पूरी फ्रीडम मूवमेंट में 1906 से 47 तक शिमला डेपुटेशन के किसी भी पॉइंट से मुसलमानों ने डिविएट नहीं किया कि भाई ये हमारी मिनिमम डिमांड्स है शिमला डेपुटेशन की, इनसे नहीं हम हट सकते किसी भी सूरत में। मुस्लिम नेशनलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हुआ जी। यानी इससे पहले नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स मुसलमानों में बिखरे मौजूद थे, सर सैयद ने कहा अलहदा कौम है, लेकिन सियासी तौर पर पहली दफा ये ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम कौमियत का जज्बा ये बेदार होना शुरू हुआ। सही है जी। और फिर जब इसकी एक्सेप्टेंस हुई है ना जी, एक्सेप्टेंस बाकी पॉइंट्स की हुई है नहीं हुई है, वो डिबेट का हिस्सा ही को नहीं। जॉब्स आगे जब सूबों को पावर दी गई, मुसलमानों को नौकरियां भी मिल गई, यूनिवर्सिटी भी कोई 15 साल बाद बन गई, बाकी जुडिशरी की बात कभी नहीं मानी, बाकी चीजों की इंपॉर्टेंस ही को नहीं।
इतनी ज्यादा, ये जितने फीचर्स है ना जी, मैंने कहा ना 6 के मुकाबले में 1 का पलड़ा, तो बाकी स्लोली एंड ग्रेजुअली कभी मिल गए कभी ना मिले, सही। लेकिन असल इंपॉर्टेंस जो है वो इसी सेपरेट इलेक्टोरेट के पॉइंट के साथ जुड़ी हुई। तो इसकी जो एक्सेप्टेंस हुई ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, तो इसने फिर एक मोरल बूस्ट किया मुस्लिम्स का इन इंडिया, कि अगर हम पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनली मूव करें, आईनी तौर पर सियासत करें, तो हमें रिफॉर्म्स में चीजें मिलती रहेंगी। सो ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंसेस है। बाद दफा ये भी कह दिया जाता है कि शिमला डेपुटेशन पेव्ड द वे टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बना दिया जी इन्होंने, पेव्ड द वे। सवाल भी आ जाता है पेपर्स में कि डिस्कस करें जी कैसे, क्योंकि जो चीजें शिमला डेपुटेशन में तय हुई वही आपकी पूरी फ्रीडम मूवमेंट में चली। यानी ये जितने सिग्निफिकेंस के हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये ऑटोमेटिकली इस सवाल के जवाब की एक्सप्लेनेशन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सच्ची मुच्ची उस टाइम पाकिस्तान बन गया था, लेकिन एक रास्ता, हमारे हकूक उस लाइन पे चलते रहे। और क्योंकि हमारे हकूक इंडिया में फिर नहीं पूरे हो रहे, मिनिमम डिमांड्स हमारी, तो लिहाजा हमें पाकिस्तान लदा कर, नेशनलिज्म की बुनियादें इसके साथ जुड़ी हैं, मोरल बूस्ट इसके साथ जुड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस मुसलमानों के लिए इसमें जुड़ी हुई है। टू नेशन थ्योरी का आइडिया ब्रिटिश ने टेक्निकली एक्सेप्ट कर लिया जब आपको अलहदा इलेक्शन वो दे दिए, वोटिंग राइट्स दे दिए। अंग्रेज मान गए कि हाँ आप लोग सेपरेट हैं, तभी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए ना, वरना ना देते। तो आपकी जो सेपरेट नेशनहुड है वो इसी मुस्लिम नेशनलिज्म है। आपके साथ सेपरेट नेशनहुड आपकी इन अ वे, कोई ये नहीं कि अंग्रेजों ने ओपनली कहा जी हम मानते हैं, लेकिन इन अ वे उन्होंने आपकी बात मान ली। सही है जी, क्लियर है। सो ये जनाब आपकी पहली डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई जो एस्पेक्ट्स हैं शिमला डेपुटेशन के। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें ना, आपने ये यूट्यूब पे भी लेक्चर आप देख लें, तो यूट्यूब के लेक्चर वो एक स्टोरी टेलिंग, इसीलिए उसका नाम पाकिस्तान कहानी है। और यहाँ जो है वो फैक्टर्स, फॉर्मेशन, ठीक है जी, फीचर्स, इम्पैक्ट, रिएक्शन, सिग्निफिकेंस, तो यूं कॉन्स्टिट्यूट होता है ना एक सवाल। अब वो आपसे सिग्निफिकेंस पे सवाल पूछ ले, वो आपसे इम्पैक्ट्स पे पूछ ले, या होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल पूछ ले, तो डिपेंड करता है उस पे कि वो किस फ्रेमवर्क में जाएगा। आपको वो चाहे इम्पैक्ट्स में पूछ ले, चाहे सिग्निफिकेंस में पूछ ले, चाहे रिएक्शन में पूछ ले, तो आपने एक इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आपने एक तारीफों के पुल मानदंड या शिमला डेपुटेशन के, फिर आपने इसके फॉर्मेशन का हेडर तो देना ही देना है कि ये कैसे हुआ, कितने लोग गए, उनके बारे में बताना है। सही जी। अब अगर वो आपसे यानी फैक्टर्स पे सवाल पूछ ले, आप फैक्टर्स डिटेल में बता दें। अगर आपसे इम्पैक्ट्स में पूछ ले, आप इम्पैक्ट्स डिटेल में बता। लेकिन 90% केसेस में बीइंग अ टीचर जो मुझे लगता था वो फिर सिग्निफिकेंस पे ज्यादा सीएसएस पीएमएस लेवल पर। लेकिन सारों को थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 हेडर, उनकी एक्सप्लेनेशन वो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन लिखें, फॉर्मेशन लिखें, 3 से 4 हेडर्स में आप सिग्निफिकेंस या रिएक्शंस बताएं विद अ कंक्लूजन, तो 30 मिनट में इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। सो वो की हेडर्स आपके पास हों, वो आप ज़हन नशीन हो,
अब इसमें आप अपने आप को यूनिक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सबने यही लिखना, मेरा कोई भी स्टूडेंट होगा उसने सबने ये लिखना। आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप अपने आप को यूनिक कैसे कर सकते हैं? तो कोई 1-2 कोटेशंस जो आपके पास हो, बाकी सब कुछ तो सबके पास ही है ना। मेरे कहने से ना ये चीज़ें कोई हाई-फाई हो जानी है। शिमला डेपुटेशन यकम अक्टूबर को जाएगा, फीचर भी यही होंगे, रिएक्शंस भी यही होंगे। जिस मर्ज़ी किताब को उल्टा-सीधा पकड़ के देख लें। कोई सिग्निफिकेंस को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा होगा, कोई रिएक्शंस को, कोई फीचर्स को। लेकिन 1-2 कोटेशंस हर फ्रीडम मूवमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको अच्छी लगी, यहाँ आप अपनी यूनिकनेस बना लें। एक सवाल के शुरू में लगा दें, एक सवाल के एंड में कंक्लूजन में लगा दें। हर टॉपिक से रिलेटेड। आपके पास कोई भी फ्रीडम मूवमेंट की किताब है, उसमें मुख्तलिफ हिस्टोरियन, मुख्तलिफ स्कॉलर्स, उनका हवाला मौजूद होता है। किसी की 1-1, 2-2 लाइनें याद कर लीजिए, यहाँ पे आपकी यूनिकनेस है, बस। बाकी फ्रेमवर्क सबके लिए एक जैसा ही है। कइयों को ये भी फ्रेमवर्क भी नहीं पूरा पता होता। सही है जी। जी, रेफरेंस बता तो दिया मैंने कि रेफरेंस तो देंगे ना जी आप साथ। फलाना ऑथर ये कहता है। अगर आप के अजीज की किताब देख रहे हैं, आप कह दें के अजीज ने शिमला डेपुटेशन की सिग्निफिकेंस में ये कहा, या के अजीज ने अपनी किताब में कहा जी वकारुल मुल्क वो शिमला डेपुटेशन के बारे में ये कहता है, तो आप सीधा कह दें अकॉर्डिंग टू वकारुल मुल्क। ठीक है जी। तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन झूठ नहीं बोलना कि अपने पास से ही कोटेशन निकाल के लगा दें। सही है जी। आप जो भी किताब फॉलो करना चाहते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मैंने तो अपना लेक्चर लेना है, आपको समझाना है, पॉइंट्स क्लियर करवाने हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फ्रीडम मूवमेंट की स्टडी एक मुस्लिम नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए, क्योंकि ये पाक अफेयर का पेपर है, ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है। तो पाक अफेयर में उसको फिर आपने मुस्लिम नेशनलिज्म, मुस्लिम आइडेंटिटी, इनका जो किताब ज़्यादा हवाला दे रही हो, उसमें रहें। तो वो हामिद खान की किताब में भी हमें मिलता है और के अजीज़ की किताब में किंग ऑफ पाकिस्तान में मिलता है। आप कोई भी हिस्टोरिकल किताब पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैं रोक नहीं रहा। लेकिन ये मेरी दानिश में कि ये बेहतर है। आप किसी भी हिस्ट्री की किताब से की फैक्ट्स देख लें, फीचर्स देख लें, देखना चाहिए आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरी दानिश में। अब ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट हमारी माने, उस स्टूडेंट ने करनी अपनी मर्ज़ी होती है। सो हम अपना सिर्फ व्यू बता देते हैं, ठीक है? ये आप लोगों के मैसेजेस ना मैंने कर दिए हैं सिर्फ अपने साथ, ताकि जो है ना वो टाइमली चीज़ जो है वो खत्म हो जाया करे। अब ये देखें, एक अजीम आदमी ने पूछ लिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? पे सवाल, तो भाई जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएगा ना तो मैं आपको फक्की दूँगा, आप वो खा लीजिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्लियर हो जाएगी। अभी शिमला पे बात हो, मुझे आता भी नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आज के लिए इतना ही जी। मैं जो है वो वैसे भी मगरिब हो जानी है थोड़ी देर में और मैं थोड़ा-सा पढ़ना है, तो मेरे पास घंटा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये फ्रीडम मूवमेंट का पोर्शन इसी तरह टॉपिक वाइज़ के पॉइंट्स हमारे ज़हन में तैयार हो गए। जो साथ एडिशनल पढ़ना चाहता है, वो मोस्ट वेलकम, हामिद खान भी देख सकता है, के अजीज भी देख सकता है और एनी अदर सोर्स जो उसको लगे कि नहीं यार ये मेरे पास किताब पढ़ी है, सर ने तो नहीं मेंशन की, आप एज्यूम कर लें कि वही है।
ये मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है जो मैंने ये मैसेजेस डायरेक्ट कर दिए ना कि जिनके फ़िज़ूल सवाल हैं या टॉपिक से हट के सवाल हैं, तो जनाब इग्नोर करो। ना कोई बाकी उससे डिस्टर्ब हों कि वो आगे से उस पे कमेंट करें। ठीक है जी। ओके जी, कल फिर मुलाकात होती है। कल से कोशिश कीजिएगा जी 6 बजे एग्ज़ैक्ट क्लास में एंटर हो जाएँ। आज भी मुझे 5-7 मिनट वेट करना पड़ा है स्टूडेंट्स का, तो कल से एंटर हो जाएँ क्लास में। आज मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, कल से सवा 7 जब अज़ान के टाइम तक चलेगी क्लास। टेक केयर।